हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। करंट और स्टैटिक दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमें दोनों पक्ष को वरीयता देते हुए एग्ज़ाम की संतुलित तैयारी करनी होगी। और इस क्लास में हम आपको स्टैटिक और करंट दोनों पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी की ओर ले जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज जो इस साल करंट में रहे। भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीपीएस, ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है। इसमें इसमें हाल ही में क्यों है, क्योंकि एक नया सुपर कंप्यूटर इसमें लाया गया जिसकी वजह से ये और ज़्यादा उन्नत हो गया है। तो भारत सरकार द्वारा विकसित अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ये आईएमडी मौसम भारतीय मौसम विज्ञान और आईआईटी पुणे के सहयोग से सुपर कंप्यूटर आधारित है, हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल है। अभी जो सुपर कंप्यूटर लाया है उसका नाम है अर्का। और अब बीपीएस की बात करें, बीएफएस की विशेषताएं हैं। ग्लोबल से लेकर लोकल स्तर तक पूर्वानुमान करेगा। जहां पहले 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन था, अब 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन किया है। तो इसको और ज़्यादा उन्नत किया गया है और ये विश्व के किसी भी मौसम सिस्टम से बेहतर है। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल फोरकास्ट संभव है। 7 दिन का शॉर्ट रेंज, 15 दिन तक एक्सटेंड फोरकास्ट। एक्सट्रीम इवेंट्स, बाढ़, हीट वेव, क्लाउड डस्ट की अर्लिंग वार्निंग देगा। अब स्टैटिक पक्ष की ओर दे, भारत मौसम विज्ञान इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्थापना इसकी 1875 में की थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईएमडू डब्ल्यूएमओ का सदस्य है, जो विश्व का मेट्रोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 में आईएमडी ने साइक्लोन एक्यूरेसी 80 से 86% प्राप्त की। हैवी रेनफॉल फोरकास्ट एक्यूरेसी 80% प्लस। अब प्रीलिम्स फैक्ट क्या क्या थे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आदित्य था, इसमें यूज किया गया था। वर्तमान प्रमुख सिस्टम प्रत्युष में ही नया आया है अर्का। आईएमडी कृषि, विपदा, विमानन, आपदा प्रबंधन, नौसेना को सेवाएं देता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड्स। अर्बन फ्लड्स क्यों बढ़ रही हैं? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, शहरों का व्यवस्थित उस हिसाब से प्लानिंग नहीं की गई और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। वेटलैंड का नष्ट होना, वेटलैंड सारे नष्ट हो गए। जो शहरों के अंदर थे वो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। इम्प्रीवियस सरफेसेस, सीमेंट, कंक्रीट इनकी है तो पानी ज़मीन में जा नहीं पाता। स्टैटिक कॉन्सेप्ट में देखें तो अर्बन फ्लड्स में पानी की गति तेज़, रूरल फ्लड्स की तुलना में 1.5 से 3 गुना अधिक नुकसान होता है, क्योंकि रूरल में पानी सोखने की क्षमता होती है ज़मीन में, और यहाँ सीमेंट, कंक्रीट आदि की पूरी रोड सड़कें सब होती है, तो वहाँ पानी अंदर जा नहीं पाता। एग्जाम्पल के देखें तो चेन्नई 2015, मुंबई 2005-7, बेंगलुरु 2022 और अभी हैदराबाद में आई थी 2025 में बाढ़। जीएस प्रीलिम्स एंगल, एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्ज सिटीज़ कॉन्सेप्ट, अमृत स्मार्ट सिटीज़, ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक पक्ष हैं जो आप अच्छे से इनको देख लेना। अगला टॉपिक है वायुमंडलीय स्मृति, एटमॉस्फेरिक मेमोरी। वायुमंडल की ये क्षमता कि पिछली मौसम स्थितियों का प्रभाव तक बनाए रखें। वायुमंडलीय स्मृति क्या है, समझे कि वायुमंडल जल वाष्प के रूप में ये भौतिक सूचनाओं को संग्रहित करती है। वायुमंडल जल वाष्प के रूप में जो मौसम के आगमन और वापसी को नियंत्रित करती है। और पहले क्या ये माना जाता था कि मौसम केवल सौर विकिरण में परिवर्तन की तात्कालिक क्रिया का परिणाम होता है। अब ये नया पता चला कि वायुमंडलीय जो स्मृति है, जो वो वायुमंडल सूचना इकट्ठा संग्रहित करता है, उसके आधार पर भी मौसम चलता है कि पिछले साल कैसा मौसम रहा या पिछले सालों में कैसा मौसम रहा, तो उसके आधार पर भविष्य में मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तो कैसे? ओशनिक एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, सी सरफेस टेम्परेचर, रेडिएशन बैलेंस, ये आदि इसके भाग हैं। इसे द्विस्थिरता की स्थिति भी कहते हैं, बाई स्टेबिलिटी। महत्व ये है कि मानसून प्रिडिक्शन में काम आएगा। क्लाइमेट मॉडलिंग, ईएनएसओ इवेंट्स। हिमालय में फ्लैश फ्लड, इस बार हम काफ़ी जगह ऐसी स्थिति देखी गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में क्लाउड बर्स्ट हुए और जो ग्लेशियर लेक है उनका आउटबर्स्ट हुआ, वो फूटना हुआ। कि ग्लेशियर झील के अचानक फटने से, अधिकतर मोरेन्स कमजोर होने से, बादल फटने से, इनके फटने से वहाँ पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आ रही है। और स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो हिमालय पर्वत युवा पर्वत है, तो वहाँ ज़्यादा वो चट्टाने वगैरह भूस्खलन की स्थिति और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि होने पर ग्लेशियर पिघलना तेज हो जाता है। इंटरनेशनल 2025 यूएन द्वारा ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर घोषित किया गया 2025 को। और डब्ल्यू एम ओ ने क्राइस क्राइस फियर मॉनिटरिंग करवाई। तो
क्लाउड बेयर GLOF ये इम्पोर्टेंट हैं स्टैटिक पक्ष। और ये याद रखना कि हिमालय में जब बादल ऐसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसकी वजह से उसको कहते हैं बादल का फटना। जहाँ 1 घंटे में 100 mm या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है, 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो फिर वो पानी ज़्यादा गिरता है और वो भूस्खलन, बाढ़ वगैरह की स्थिति बना देता है। अगला टॉपिक है ओडिशा स्वर्णरेखा नदी में बाढ़। रिवर प्रोफाइल स्टैटिक, उद्गम इसका नागपुर पठार से होता है। लंबाई है 395 किलोमीटर। प्रवाह कहाँ कहाँ चलती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्लड रीजन्स, हैवी रेनफॉल इन अपर कैचमेंट, जो जल का कैचमेंट एरिया है। पुअर एम्बैंकमेंट मैनेजमेंट और लो लाइंग डेल्टा रीजन्स। तो ये सब कुछ है बाढ़ के कारण। अगला अगला टॉपिक भी सेम ही है, मानसून और क्लाउड बर्स्ट। आगमन केरल और अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी, भारत की 70-75 वर्षा मानसून से होती है। क्लाउड बर्स्ट 100 mm या 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा 1 घंटे में 10 वर्ग किलोमीटर एरिया में, और हिमालय प्लस वेस्टर्न घाट में ये सामान्य है। अगला टॉपिक है ENSO, अल नीनो दक्षिण दोलन, और इसके एल नीनो और लानिना। ENSO क्या है? पैसिफिक ओशन आधारित क्लाइमेट फिनोमिना है, जो पैसिफिक ओशन में पेरू के तट के, आपने सुना हो स्टैटिक पक्ष से ज़्यादा ये पूरा तो अभी करवा नहीं सकते करंट अफेयर्स में, बाकी स्टैटिक आपको अच्छे से पढ़ना है कि पेरू के तट पर वो पेरू की जो गर्म ठंडी जलधारा की जगह गर्म धारा चलने लगी, उस वजह से मौसम का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो भारत पर क्या असर पड़ता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना। SST बढ़ता है भारत में मानसून। जब एल नीनो की स्थिति होती है तो भारत में कमजोर मानसून, और लाल नीनो होती है तो भारत में मजबूत मानसून की स्थिति हो जाती है। करंट 2024-25 में ENSO ट्रांजिशन फेज, IOD और MGO का भी प्रभाव। अब ये IOD और MGO का भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है, अच्छे से देख लेना। मैडम जूलियन ऑसिलेशन, जब ये हिंद महासागर की ओर होता है तो यहाँ पे भी भारत में अत्यधिक वर्षा लाती है। MGO मैडम जूलियन ऑसिलेशन, ये एक बादलों का समूह है जो 30 से 60 दिन का एक साइकिल चला होता है, और जब ये हिंद महासागर या भारत के पास होता है तो अत्यधिक बारिश करवाता है। मानसून की एक्टिव ब्रेक फेज साइक्लोन फॉर्मेशन ये काम करता है। फिर है इंडियन ओशन डाइपोल, ये जब पॉजिटिव होता है पश्चिम हिंद महासागर में भारत में अच्छी वर्षा होती है, नेगेटिव होती है तो मानसून कमजोर। अब इंडियन ओशन डाइपोल ये स्थिति जो अल नीनो और लानिना के साथ भी बन सकती है, तो ये याद रख देना। उसके उनके साथ अगर आए तो क्या क्या है, जैसे इंडियन पॉजिटिव और अल नीनो साथ में हो जाए, एल नीनो साथ हो तो एक तो एल नीनो से क्या है, भारत में बारिश कम होती है, तो जब ये हो जाती है पॉजिटिव तो थोड़ी और ज़्यादा, थोड़ी मतलब एल नीनो की स्थिति कमजोर हो जाती है। और जब लानिना होता है और ये पॉजिटिव होता है तो और ज़्यादा बाढ़ हो जाती है। वैसे ही नेगेटिव में भी साथ में यही होती है। नेगेटिव में ऐसे है कि जब एल नीनो की स्थिति होती है और नेगेटिव होता है तो सूखा और ज़्यादा भयंकर होता है, और नेगेटिव हो और लानिना की स्थिति है तो मानसून थोड़ा कम कम रहेगा, लानिना की स्थिति थोड़ी कम रहेगी। क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया स्टैटिक, प्रमुख प्रभाव अभी कौन कौन से देख के जा रहे हैं? एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, हीट वेव की स्थिति बन रही है, ग्लेशियर रिट्रीट, सी लेवल राइज, ये प्रमुख समस्याएं बढ़ रही है। इंडिया इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मिशन मौसम, अर्ली वार्निंग सिस्टम। प्रीलिम्स रेडी कीवर्ड से BPS देख लेना। आज के देखा IMD, GLOF, ENSO, MGO, IOD, क्लाउड ब्लास्ट, एटमॉस्फेरिक मेमोरी, अर्बन फंडिंग। थैंक यू।